क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विवाह की। विवाह तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी लोग जान रहे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग भी, आप लोग भी जान रहे हैं कि विवाह क्या होता है और विवाह किसे कहते हैं। तो विवाह किसे कहते हैं, हम लोगों को आज यही पढ़ना है कि विवाह किसे कहेंगे, विवाह होता क्या है। तो विवाह क्या है, इसको कौन बताएगा, कैसे परिभाषित करेंगे कि विवाह क्या होता है। तो विवाह क्या है, तो विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। और जब इसमें संस्था का नाम आ गया इंस्टीट्यूशन, तो पीछे हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन में, संस्था में क्या होता है, तो नियम और कानून के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है। तो विवाह भी एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो हमें क्या करती है, एक स्त्री और एक पुरुष को यौन संतुष्टि का अवसर प्रदान करती है। एक पुरुष और एक स्त्री को क्या करती है, यौन संतुष्टि के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन नियम और कानून के दायरे में, नियम और कानून के दायरे में यौन संतुष्टि का अवसर प्रदान करता है कौन, विवाह। जब एक स्त्री या एक पुरुष आपस में मिलते हैं यौन संतुष्टि के पूर्ति के लिए और समाज द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त हो जाता है, या समाज उन्हें वैध मान लेता है, या कानून के द्वारा उन्हें वैधता प्रदान हो जाती है यौन संतुष्टि के पूर्ति के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं, या उसी को विवाह कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, विवाह कहेंगे। तो आज आप जानते हैं भारतीय पर्सपेक्टिव में विवाह का जो एज है वो क्या है, जो एज है बॉयज के 21 साल का होना चाहिए और गर्ल्स 18 साल का होना चाहिए। गर्ल्स 18 साल की होगी और बॉय 21 साल का। और ये लोग विवाह के लिए वैध हो गए, और विवाह के लिए जब ये लोग वैध हो गए तो क्या देखेंगे, नियमों और कानून के अंतर्गत या तो कोर्ट मैरिज कर लें जिसे कानून वैधता प्रदान कर दे, या धार्मिक संस्कारों के अंतर्गत या धार्मिक समझौता के अंतर्गत। जैसे हिंदू विवाह में विवाह क्या है, संस्कार है, और बाकी मुस्लिम में क्या है, संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, ईसाई में कॉन्ट्रैक्ट है, आदिवासियों में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ये कोई स्त्री या पुरुष या बालक या गर्ल्स इस एज को फुलफिल कर लेता है तो विवाह कर सकता है। तो यौन संतुष्टि के पूर्ति के लिए नियमों और कानून के दायरे में वो आपस में मिल सकता है, और जब वो मिलेगा तो उसे यौन संतुष्टि का अवसर कौन देगा, अवसर प्रदान करता है विवाह। अवसर कौन प्रदान करता है, विवाह प्रदान करता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि माइलोनस्की क्या कर रहे हैं, कि माइलोनस्की बता रहे हैं कि विवाह से तात्पर्य, विवाह से क्या तात्पर्य है, बच्चों की उत्पत्ति एवं देखभाल हेतु एक इकरारनामा या समझौता है। विवाह क्या है, तो विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं देखभाल हेतु एक इकरारनामा या समझौता है विवाह। या विवाह के बारे में और भी बात की जाए तो विवाह के बारे में हम कह सकते हैं कि साधारण रूप से कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो एक स्त्री पुरुष को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करती है और परिवार में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का निर्धारण करती है। विवाह माइलोनस्की के अनुसार विवाह से तात्पर्य बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु एक इकरारनामा या समझौता है। विवाह के अर्थ को देखेंगे तो विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना, वधू को वर के घर ले जाना विवाह का अर्थ होता है। लेकिन जब हम जनजाति विवाह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी भी जनजातियां हैं जो वर को ही, वर को क्या करती है, वधु को वर के घर इसमें ले जाया जाता है, उसमें वधु क्या करती है, वर को अपने घर लाती है। मातृसत्तात्मक फैमिली में हम जब देखेंगे तो इस तरह के भी विवाह देखने को जब हम आगे जनजाति विवाह पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना था कि विवाह किसे कहेंगे। तो विवाह किसे कहेंगे आपको एक लाइन में जानना है। तो ये जानना है कि एक स्त्री पुरुष को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान
जिस अवसर प्रदान जिसके द्वारा होता है वही विवाह कहलाता है। यौन संतुष्टि का अवसर प्रदान जिसके द्वारा, जिस संस्था के द्वारा होता है उसे हम विवाह कहते हैं। और ये संस्था क्या होती है, तो वैधानिक होती है, नियम और कानून के अंतर्गत चलती है। तो अब आगे हम लोग जो जीपी मर्डॉक जो है विवाह के 3 सार्वभौमिक नियम बताए हैं, यूनिवर्सल रूल बताए हैं, जो पूरे दुनिया में पाया जाता है। और यह एक ऐसी संस्था है विवाह जो पूरे दुनिया में पाई जाती है, जो पूरे दुनिया में पाई भी जाती है। तो उसके सार्वभौमिक नियम क्या है कि इसका क्या उद्देश्य है विवाह का। तो विवाह का मुख्य उद्देश्य जीपी मर्डॉक के अनुसार 3 है। पहला क्या है, तो जीपी मर्डॉक कह रहे हैं कि यौन संतुष्टि, विवाह से क्या होगा, यौन संतुष्टि की पूर्ति होगी। दूसरा, आर्थिक सहयोग होगा, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग के लिए विवाह कराया जाता है। पति और पत्नी मिलकर आपस में किसी कार्य को मिलजुल कर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, संतान उत्पत्ति, विवाह का उद्देश्य क्या है, संतान की उत्पत्ति करना। और संतान की उत्पत्ति किया जाएगा, फिर उसका लालन पालन पोषण या समाजीकरण किस ये परिवार में होगा। तो यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतान उत्पत्ति और संतान का समाजीकरण करना, उसका लालन पालन पोषण करना मिलजुल कर, पति पत्नी के द्वारा मिलजुल कर आर्थिक सहयोग के माध्यम से, यही विवाह का उद्देश्य है। ये विवाह का उद्देश्य है। आप इसको समझ गए होंगे कि विवाह किसे कहते हैं। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि विवाह के प्रकार क्या है, विवाह कितने प्रकार का होता है। तो विवाह के जो प्रकार हैं, ये जो हमको देखने को मिल रहा है यूनिवर्सल, जो सार्वभौमिक पूरे वर्ल्ड में जो विवाह के हमको प्रकार देखने को मिला, वो इतने प्रकार को देखने को मिल रहा है। बाकी हिंदू विवाह में 8 प्रकार है, जनजाति विवाह 8 प्रकार का है, मुस्लिम विवाह है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखना है कि जो विवाह है वो कितने प्रकार का है, जो यूनिवर्सल है तो कितने प्रकार का है। तो पहला है एकल विवाह, पहला क्या है, एकल विवाह। दूसरा क्या है, बहुविवाह। दूसरा क्या है, बहुविवाह। मोनोगेमी और पॉलीगेमी। तो एकल विवाह में क्या होगा, एकल विवाह में क्या होगा, एक स्त्री एक पुरुष या एक पुरुष एक स्त्री। इसमें स्त्री और पुरुष की संख्या क्या होगी, एक एक होगी। एक स्त्री एक पुरुष के साथ या एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एकल विवाह कहेंगे। आज के सभ्य समाज में एकल विवाह का ही ज्यादा महत्व है, एकल विवाह ही पाया जा रहा है। सभी धर्मों में लगभग एकल विवाह का ही कंसेप्ट तेजी से बढ़ रहा है। बहुविवाह में क्या होता था, तो बहुविवाह में 2 प्रकार का विवाह होता है। बहुविवाह में क्या होता था, या तो स्त्रियों एक पुरुष कई स्त्री या एक स्त्री कई पुरुष, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुविवाह कहेंगे। तो बहुविवाह 2 प्रकार का होता है, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। बहुपत्नी क और ख, जो ये बहुविवाह है वो पहला है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी, तो बहुपत्नी विवाह में क्या होगा, आप यहाँ नाम से ही देख रहे हैं, बहुपत्नी, पत्नियों की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। पति एक होगा, पत्नी कई होंगी। और बहुपति विवाह में क्या होगा, बहुपति, पत्नी एक होगी और पति कई होंगे। यहाँ पे कई पत्नी हैं, पत्नी कई हैं, वहां पे पति कई, पति कई, एक स्त्री होगी कई पति होंगे। यहाँ पे एक पुरुष होगा कई पत्नी होगी। बहुपत्नी में नाम से ही आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, नाम से ही बहुपत्नी, पत्नियों की संख्या ज्यादा, बहुपति, पतियों की संख्या ज्यादा, यानी मेल या पुरुष की संख्या ज्यादा। तो जो ये अभी ये जो विवाह हमको देखने को मिलती है, अभी सभ्य समाज में ऐसा विवाह नहीं देखने को मिल रहा है, जनजातियों में देखने को मिल रहा है। तो नागा में बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। नागा जनजाति में बैगा है, गोंड है, खस है, हो है। ये जो जनजातियां हैं नागा, बैगा, गोंड, खस और हो, इसमें बहुपत्नी विवाह देखने को मिलती है। और बहुपति विवाह भी खस, टोडा, कोटा, कुसुम जनजाति में देखने को मिलती है। ये भी 2 प्रकार का विवाह है। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार का है। भातृक बहुपति विवाह,
भातृक बहुपति विवाह में क्या होगा, एक पत्नी के, ये जो भातृक बहुपति विवाह है, इसमें जो इस पत्नी के जो पति होंगे, सभी पति आपस में भाई भाई होंगे। यहाँ पे भातृक बहुपति विवाह में, अभातृक में भाई भाई नहीं होंगे। बहुपति में जैसे देख रहे हैं, एक स्त्री के जितने भी भाई होंगे, भातृक बहुपति विवाह। भातृक बहुपति विवाह का कहा जाए तो आप पीछे देखा जा सकता है द्रौपदी जी को कि जितने भी अर्जुन के जो भी थे वो लोग खास भाई थे, और इसमें क्या है, भाई खास नहीं होते हैं अभातृक में। तो इस तरह के विवाह का जो कंसेप्ट है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिला है, अलग अलग धर्मों में भी देखने को मिला है। आज भी जैसे मुस्लिम समाज में भी आप देखेंगे तो बहुपत्नी विवाह का कंसेप्ट है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए कि यह कंसेप्ट विखंडित हो रहा है इस महंगाई के युग में। और इस विवाह का जो मेन कारण क्या था, इस विवाह को करने का क्या कारण था, तो आप देखेंगे कि जो ये विवाह है, इसको करने का क्या कारण था। बहुपत्नी विवाह के कारण, बहुपत्नी विवाह क्यों होता है, क्यों कोई करता था बहुपत्नी विवाह, तो आप देखेंगे लिंगानुपात का नकारात्मक होना। अगर लिंगानुपात नकारात्मक हो जाएगा तो बहुपत्नी विवाह करना पड़ेगा। फिर श्रमिकों की आवश्यकता, पुरुष अपने कार्यभार में सहयोग के लिए 2-2, 3-3 पत्नियों से शादी करता था। श्रमिकों की आवश्यकता, सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, समाज में क्या थी, प्रतिष्ठा थी, कई शादी करने का भी एक प्रतिष्ठा था समाज में, तो इसलिए भी करता था। और इसका हानि क्या था, तो श्रम शक्ति की इसका हानि है गृह कलह होगा, आर्थिक भार पड़ेगा। जब आर्थिक भार के कारण ही आजकल एकल विवाह ज्यादा प्रचलित है। एक आदमी किसी से आप पूछेंगे तो आदमी यही बताएगा, भैया अभी शादी नहीं करेंगे, बड़ा अभी हम अकेले खर्च नहीं झेल पा रहे हैं, तो दूसरे का कैसे खिलाएंगे। तो आर्थिक भार के कारण ही ये कंसेप्ट एकल विवाह का तेजी से फैला है। दूसरा क्या है, और बहुपति जो वो विवाह है, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह के कारण क्या है, तो पुरुषों की अधिकता हो जाएगी, गरीबी पाया जाएगा तब भी, और संपत्ति के बंटवारों से बचाने के लिए भी वो विवाह किया जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग ये समझ गए होंगे कि विवाह कितने प्रकार का होता है, एकल विवाह क्या होता है, बहु विवाह क्या होता है, और बहु विवाह भी 2 प्रकार का है, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह किन किन जनजातियों में पाई जा रही है, बहुपति विवाह किन किन जनजातियों में पाया जा रहा है। फिर बहुपति विवाह भी 2 प्रकार का है, भातृक बहुपति और अभातृक बहुपति, ये देखने को आपको मिला है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, किसी धर्म पे आप कमेंट ना करिए, क्योंकि ये सारा जो विवाह है हमारे धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिला है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिला है इस तरह का विवाह, कि एक पुरुष के कई स्त्रियां रही हैं, एक स्त्री के कई पुरुष रहे हैं, ये सब देखने को मिला है। तो ये आपका क्या था, तो विवाह का प्रकार है। अब हम लोग को ये देखना है कि विवाह के नियम क्या है, विवाह का क्या नियम है, विवाह किसके किसके बीच होगा, इसके लिए क्या रूल है। तो पहला जो सार्वभौमिक रूल है, सार्वभौमिक, जो विवाह इनके साथ नहीं होगा वो क्या है और किनके साथ होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो विवाह का जो नियम है, तो पहला नियम है जो उसको हम लोग कहते हैं निकटाभिगमन। निकटाभिगमन, इसका अर्थ क्या है निकटाभिगमन का, कि विवाह जो है किसके बीच वैध नहीं, यूनिवर्सल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जो बात हो रही है, इनके बीच विवाह वैध नहीं, विवाह नहीं होता है। तो कौन सा है, वैसे संबंधी जिनसे विवाह नहीं किया जा सकता है उसको निकटाभिगमन कहते हैं। इंसेंट टैबू कहते हैं निकटाभिगमन, जिसके अंतर जिनसे विवाह संभव नहीं है। तो वो क्या है, दुनिया के 3 ही सार्वभौमिक निकटाभिगमन हैं दुनिया में, 3। तो पहला क्या है, भाई बहन,
भाई बहन, भाई बहन। दूसरा क्या है, माँ बेटा, माँ बेटा। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, पिता बेटी, पिता बेटी। ये आपका निकटा विगमन का नियम है विवाह का, कि इन संबंधियों के बीच विवाह नहीं होता है, विवाह संभव नहीं। बाकी इनको छोड़ के दुनिया में अलग अलग धर्मों में, अपने ही देश में दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में अलग अलग नियम है, या जनजातियों में अलग अलग नियम है। तो ये किसी पे आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप पता चलेगा कि आप केरल साइड में या आप वहां चले जाएंगे तो कोई मामा भांजी का शादी का प्रचलन है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है विवाह का नियम। ये नियम ऐसे हैं कि जिनमें विवाह संभव नहीं है, भाई बहन, माँ बेटा और पिता बेटी। ये इसी को हम लोग कहते हैं निकटा विगमन। ये तीन सार्वभौमिक निषेध, ये निषेध है तीनों। ऐसा विवाह का है निषेध है, मना है, ये विवाह मना है, इसकी इजाजत नहीं है, कह सकते हैं। अगला क्या है, तो और निकटा विगमन विवाह के कारण क्या है, निकटा विगमन विवाह के कारण तो प्रजनन के जैविक खतरों से बचाना, मूल प्रवृत्ति में जो अरुचि, अरुचि सेक्स में अरुचि, इससे का विवाह जब होगा तो कोई रुचि नहीं रहेगी। फिर आगे क्या है, दूसरा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह को कैसे क्या कहेंगे, बहिर्विवाह कुल एवं गोत्र के अंदर मना है, नैतिकता के रोकने के लिए उत्पन्न हुआ बहिर्विवाह, जिसमें अपने गोत्र से अलग हटकर विवाह करना है, समझ रहे हैं। सपिंड विवाह, सगोत्र विवाह, ये सब विवाह क्या है, मना है, वर्जित है। जब हम लोग हिंदू धर्म, हिंदू विवाह पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे कि आपको कल भी बताया था कि पितृवंशी और मातृवंशी, तो पिता के तरफ से 7 पीढ़ी और माता के तरफ से 5 पीढ़ी के लोगों के साथ विवाह वर्जित था, निषेध था। सपिंड विवाह कहते थे, या एक ही गोत्र का जो विवाह था वो निषेध है हिंदू विवाह अधिनियम में। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे और देखना है तो अंतः विवाह किसे कहेंगे, तो अंतः विवाह का अर्थ होता है, इंडो का अर्थ होता है विथ इन, अर्थात ऐसे विवाह जो समूह के भीतर विवाह की अनुमति देते हैं। जैसे जनजातियों में भारतीय ग्राम अंतर विवाही होते हैं। अंतर विवाही अदर है जो कल मैंने आपको जो बताया था, जैसे द्विज वर्ण को छोड़ के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के देखा जाए तो वो लोग अपने वर्ण, अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि सगोत्र होने का मतलब है कि ये कई पूर्वज के वो वंशज हैं। तो अदर जो कास्ट है उनके अलावा तमाम बैकवर्ड कास्ट हैं और अनुसूचित जाति है, आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, अंतर्विवाह ही है, अंतर्विवाह का ही कंसेप्ट है। मुस्लिमों में भी अंतर्विवाह का ही कंसेप्ट है। बस वहां पे क्या है, तो अब वहां पे चूंकि 5 पीढ़ी और 7 पीढ़ी की बात की जा रही है, यहाँ पे वो बात ना करके जो यूनिवर्सल बात है, इतना को छोड़ के आप विवाह कर सकते हैं। तो और उसके बाद से और भी विवाह के जो प्रकार हैं, और भी विवाह जो होते हैं हमको देखने को भारत में मिलता है। तो उसके बाद अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है, अनुलोम में लड़के की हैसियत ज्यादा होगी, अनुलोम विवाह, ऐसा विवाह जिसमें लड़के का हैसियत ज्यादा होगा। फिर एक विवाह है प्रतिलोम विवाह, उसमें लड़की की हैसियत ज्यादा होगी प्रतिलोम विवाह में। अनुलोम में क्या है, लड़के की हैसियत ज्यादा होगी। तो आजकल क्या है, सारे लोग यही चाह रहे हैं अपने लड़की की शादी ऐसे जगह करें जहां लड़के की हैसियत ज्यादा हो, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अपने लड़के का शादी ऐसे जगह करें जहां पे लड़की का हैसियत ज्यादा हो, किसी ऐसे नेता के घर कर दें, किसी ऐसे मंत्री के घर कर दें, तो उससे मेरा भी स्टेटस ऊपर आ जाए। तो ये 2 तरह के भी विवाह देखने को मिल रहा है, अनुलोम एवं प्रतिलोम। अनुलोम में लड़के की हैसियत ज्यादा होगी, प्रतिलोम में लड़की की हैसियत ज्यादा होगी। अधिमान्य विवाह, जहां शादी करने को प्राथमिकता दी जाती है, ये हर धर्मों में है, जहां शादी करने को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहला समानांतर विवाह, समानांतर विवाह कोई सहोदरज विवाह भी कहते हैं। समानांतर को क्या कहते हैं, समानांतर, समानांतर
समानांतर विवाह को ही सहोदरज विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है समानांतर विवाह में, जब दो भाई या दो बहनों के बच्चे में विवाह होता है, इसी को समलिंगी सहोदरज विवाह भी कहते हैं। जब दो भाई या दो बहनों के बच्चों में विवाह होता है, मान लीजिए किसी के बहन के लड़के से किसी के भाई के लड़के का शादी, तो जो होता है इसमें सहोदरज विवाह, उसी को कहते हैं समानांतर। इसमें क्या होता है जब दो भाई या दो बहनों के बच्चों में विवाह होता है, समलिंगी सहोदरज विवाह भी कहते हैं इसे, या समानांतर विवाह कहते हैं इसमें। और समानांतर विवाह या बिलिंगी सहोदरज विवाह में जब भाई और बहन के बच्चों में विवाह होता है, जब भाई और बहन के बच्चों में विवाह होगा तो उसको असमानांतर या बिलिंगी सहोदरज विवाह कहेंगे। फिर आगे भी और भी विवाह हमको देखने को मिलता है समाज में। देवर विवाह में क्या होता है, आप देखेंगे देवर विवाह में क्या होगा, पति के मृत्यु के बाद किसी पत्नी के पति मर जाता है तो उसके छोटे भाई के साथ शादी कर दी जाती है, उसको हम लोग देवर विवाह कहेंगे। ये विवाह आपको राजस्थान और हरियाणा के क्षत्रिय और जाट में भी प्रचलित था देवर विवाह, और अदर समाज में भी प्रचलित है आज के डेट में। हिंदू मुस्लिम और भी जो भी कास्ट हैं, आप देख रहे होंगे कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक किसी कारणवश, तो उसके छोटे भाई से पत्नी की शादी करा दी जाती है, उसी को हम लोग देवर विवाह कहते हैं। शाली विवाह का भी कंसेप्ट है कि पत्नी के मृत्यु के पश्चात उसकी छोटी बहन से शादी करा दिया जाए। पत्नी अगर मर जाती है किसी कारणवश, तो ये विवाह के सब नियम हैं। और आप एक बार मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि विवाह का समाजशास्त्री महत्व क्या है। विवाह का समाजशास्त्री महत्व क्या है, तो विवाह का समाजशास्त्री महत्व क्या है जो आपके सिलेबस में है। तो पहला क्या है विवाह का समाजशास्त्री महत्व, तो पहला महत्व क्या है, तो व्यवस्थित एवं संबंध। क्या है पहला समाजशास्त्री महत्व, व्यवस्थित एवं संबंध, व्यवस्थित एवं संबंध। दूसरा क्या है, प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की, विवाह से क्या होता है, व्यवस्थित एवं संबंध हो रहा है किसी नियम और कानून के दायरे में। दूसरा क्या है, प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजाति की निरंतरता, निरंतरता। तीसरा क्या है, बच्चों की देखभाल। तीसरा क्या है, बच्चों की देखभाल, बच्चों की देखभाल। चौथा क्या है, मानसिक संतोष, मानसिक संतोष। संबंधों का स्थायित्व। पांचवा क्या है, संबंधों का स्थायित्व, संबंधों का स्थायित्व। और 6 नंबर क्या है, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग। ये क्या है, विवाह का समाजशास्त्री महत्व है। विवाह का क्या महत्व है, तो पहला महत्व है व्यवस्थित एवं संबंध। विवाह के द्वारा व्यवस्थित एवं संबंध। प्रजाति की निरंतरता, आपकी प्रजाति का निरंतरता बनी रहती है। बच्चों की देखभाल इसमें होता है, विवाह के द्वारा बच्चों का देखभाल होता है। और क्या है, बच्चों की उत्पत्ति होती है, बच्चों का देखभाल किया जाता है। मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है विवाह के द्वारा। संबंधों का स्थायित्व होता है, विवाह के द्वारा संबंध स्थायित्व हो जाते हैं। आर्थिक सहयोग पाए जाते हैं,
आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है विवाह के द्वारा। तो ये विवाह का नियम था, विवाह किसे कहते हैं, विवाह के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम लोग यहाँ जान लिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह क्या होता है और उसके क्या नियम हैं। तो धन्यवाद।